दोस्तों नमस्कार। यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है कि जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य से प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दूरी बना लें। सही मायने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहचान राजनीतिक चुनाव में जीत दिलाने की है। 2014 के बाद से आज तक अगर आप गौर कीजिएगा तो जिस भी राज्य में चुनाव हुए हैं उन राज्यों में औसतन 5 से 15 रैली के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर की है। और अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह जो एक वक्त बीजेपी के अध्यक्ष भी थे, उस दौर से लेकर अभी तक रैलियों का औसत उनका भी 5 से 8 रैली का चुनावी राज्य में जरूर रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि हरियाणा से दोनों रूठ गए। चुनाव हरियाणा में है, देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र में, देश के प्रधानमंत्री झारखंड में। और प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो दरअसल चुनावी भाषण है। चुनावी भाषण के जरिए वहां के आदिवासियों का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए वहां पर घुसपैठ का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए वहां पर पेपर लीक और बेरोजगारी का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए वहां पर माइनिंग लूट का जिक्र, चुनावी भाषण के जरिए सत्ता के खिलाफ राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचार का ऐलान और कटघरे में खड़ा करने की सोच। इस दौर में ट्रांसफर पोस्टिंग भी कैसे बड़ा हथियार बन चुका है सत्ता के लिए, सब कुछ तो चुनावी ही है। और प्रधानमंत्री मोदी इन बातों का जिक्र झारखंड में कर रहे हैं। दरअसल यह बताने की जरूरत आज इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यानी दोनों की जोड़ी राजनीतिक तौर पर बीजेपी के भीतर कहीं बहुत कमजोर तो नहीं है या फिर वो निशाने पर तो नहीं है। क्योंकि हरियाणा के भीतर रैलियों में योगी आदित्यनाथ की रैली में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी नजर आ ही जाती है, लेकिन अमित शाह की रैली हो या प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, सब कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। और इन परिस्थितियों में पहली बार बीजेपी के भीतर और चुनावी राज्यों में बीजेपी के ही भीतर यह सवाल बड़ा है कि सारा ठेका चुनाव का आखिर गुजरात के व्यापारियों के हाथ में क्यों चला गया। यानी रैली करानी है, वहां पर झंडे लगाने हैं, वहां पर तिरपाल टांगनी है, वहां पर कुर्सियां बिछानी है, वहां पर दरी को बिछाना है, वहां पर मंच को बनाना है, जो पूरा माइक सिस्टम है, सब कुछ सामान्य तौर पर जिन राज्यों में चुनाव होते थे उन राज्यों के भीतर के जो पॉलिटिशियन जिस सत्ताधारी पार्टी के होते थे, जैसे बीजेपी की सत्ता है तो उसके साथ, या बीजेपी की सत्ता नहीं भी है तो भी बीजेपी के किसी नेता की रैली हो और बड़े नेता की रैली हो तो वहां के पॉलिटिशियन अपना जुगाड़ करते थे। यानी काम धंधा भी पार्टी के भीतर ही रहता था और उन राज्यों में चुनाव के वक्त कम से कम कमाई हो जाती थी। यह दरअसल सबसे निचली परिस्थिति का जिक्र आज करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि हरियाणा के भीतर भी यह सवाल बड़ा है कि आखिर बीजेपी चुनाव लड़ क्यों रही है, बीजेपी चुनाव किसके लिए लड़ रही है, बीजेपी चुनाव में कौन से मुद्दे उठा रही है, बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है बीते 10 बरस में बीजेपी ने अपने बूते क्या किया। ये तमाम सवाल कांग्रेस या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच नहीं, ये बीजेपी के भीतर है। और बीजेपी के भीतर ये सवाल एकाएक बड़े क्यों हो गए? ये बड़े इसलिए भी हो गए क्योंकि एक झटके में सबको लगने लगा कि चुनावी जीत की मशीन यानी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, उनकी लच्छेदार भाषा, उनके तेवर, विपक्ष को निशाने पर लेने का तरीका, गांधी परिवार को घेरने के लिए दामाद से लेकर 10 जनपद तक का जिक्र, राहुल गांधी को निशाने पर लेना, ये तमाम सवाल बीते 10 बरस में तमाम चुनाव में रेंगते चले गए। लेकिन इस बार क्या, और खास तौर से जब 2024 के चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं के भीतर यह समझ तो आ चुकी है कि दरअसल वोट को कम से कम भाषणों के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता है। वोट हासिल करने के लिए कम से कम बीजेपी के भीतर काम धंधा तो चलते रहना चाहिए।
और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शायद पहली बार हमारी टीम ने इस पर रिसर्च जो किया उसमें बताया गया कि 2014 के बाद से जितने भी राज्यों में चुनाव हुए वहां स्टार प्रचारक की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे ज्यादा 17 रैली प्रधानमंत्री मोदी ने की। 2022 में भी लगभग 1 दर्जन रैली प्रधानमंत्री मोदी ने की। और अगर राज्य दर राज्य की परिस्थिति में चलते चले जाइएगा तो 2019 के हरियाणा चुनाव में 7 रैली प्रधानमंत्री मोदी ने की और उन 7 रैलियों से ठीक पहले 3 बार वो आए गए भी, यानी वो सरकारी खर्चे पर, इस देश के खर्चे पर, टैक्स पेयर के पैसे के जरिए। तो टैक्स पेयर के पैसे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड में वो संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं और किस तर्ज पर दे रहे हैं वो पूरे तरीके से चुनावी है। अभी वहां चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, चुनाव का ऐलान महाराष्ट्र में भी नहीं हुआ है। तो क्या हरियाणा में हार मान चुकी है बीजेपी? हरियाणा से अब कुछ नहीं निकलेगा ये सोच चुके हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इस दौर में जो भी बिसात बिछाई गई उसकी उम्र क्या पूरी हो गई है? ये सारे सवाल सिर्फ हरियाणा तक सीमित हो ऐसा नहीं है। ये सवाल दरअसल आने वाले वक्त की लकीर को खींच रहे हैं जिससे दिल्ली की कुर्सी प्रभावित होने वाली है। लेकिन बतौर प्रचारक, चुनावी प्रचारक नहीं, बतौर आरएसएस के प्रचारक का काम अक्सर यही होता है कि वह जिन भी क्षेत्रों में जाए वहां आरएसएस के लिए एक जमीन को तैयार करे और राजनीतिक तौर पर उसका लाभ कैसे बीजेपी को आने वाले हर चुनाव में मिल सकेगा उस दिशा में वो भाषण दे। हमें लगता है पहले एक छोटा सा हिस्सा प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सुन लीजिए, क्योंकि यह हेमंत सोरेन की सत्ता को पलटने का भाषण है। उस ताकत से दिया हुआ भाषण है जहां पर गुस्सा इस बात को लेकर है कि इस सत्ता को पलटा क्यों नहीं जा सकता है, और अगर पलटने की परिस्थिति में बीजेपी है तो बीजेपी जो उनसे रूठ गई है, बीजेपी के कद्दावर नेता जो अलग नेता की तलाश कर रहे हैं, बीजेपी के भीतर जो गोलबंदी योगी आदित्यनाथ के पक्ष में झुकी जा रही है, और शायद इस दौर में किसी नए नेता की खोज भी क्या बीजेपी के भीतर से निकलकर आरएसएस के भीतर फुसफुसाहट के तौर पर हो रही है, तो प्रधानमंत्री गुस्से में तो होंगे, लेकिन यह गुस्सा हरियाणा में नजर आना चाहिए था क्योंकि चुनाव वहां हो रहे हैं। लेकिन जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं, जहां जनवरी में टर्म पूरा होगा उससे पहले चुनाव कराना है, और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ हो सकता है झारखंड के चुनाव का ऐलान हो जाए, क्योंकि जो कम कम दिनों के अंतर में चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग एक ऐसी रणनीति के तहत कर रहा है जिसमें बार बार हर किसी को लगता है कि कोई लाभ सत्ता को मिल जाए, तो कोई जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड के भी चुनाव हो जाए। लेकिन झारखंड के भीतर चुनावी भाषण का यह अंदाज पहले सुन लीजिए। झारखंड तभी जाएगा, आगे तभी बढ़ेगा और आगे जाएगा जब ये सरकार हटेगी। झारखंड तभी आगे जाएगा जब यहां परिवर्तन होगा। जाहिर है आप भी सोच रहे होंगे कि चुनाव तो हरियाणा में है और हरियाणा से दूर झारखंड क्या करने प्रधानमंत्री चले गए। क्या वो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे को खर्च करना चाहते थे, या फिर पार्टी फंड में से पैसा खर्च ना हो और चुनाव से पहले चुनावी माहौल वो बना दें? क्योंकि एक हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान क्या चुनाव आयोग करने वाली है, जिसके इंडिकेशंस मिलने लगे हैं कि किसी भी हालत में 5 तारीख को वोटिंग के तुरंत बाद चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। यानी वो इंतजार नहीं करेगा 8 तारीख को रिजल्ट का, और 5 से 8 के बीच में लोग हरियाणा से हटकर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में कूद जाएंगे। तो हरियाणा के चुनाव परिणाम का असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की दिशा में तमाम नेताओं का मुड़ जाएगा। लेकिन क्या यही हकीकत है या हकीकत इससे हटकर है? क्योंकि इस दौर में कम से कम 5 बड़े अलग अलग मुद्दे कहें या अलग अलग क्षेत्र कहें,
इन क्षेत्रों के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी के पूरे गवर्नेंस को अगर आप परखना शुरू करें तो आपको संकट महसूस होगा कि आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। पहला सवाल, दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया में होते हुए युद्ध और दुनिया से भारत लगातार अपनी स्ट्रेटजी के तहत कूटनीति के जरिए जो लाभ बना रहा था, उसमें यह मानकर चला जा रहा था कि हर हाल में महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 3 से 4 रुपए कम कर दिए जाएं। हालांकि 2 रुपए का भी जिक्र कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन अगला सवाल यह है कि कल ही जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया और पूरा खाड़ी देश माना जा रहा है अगर उसमें समाहित हो जाएगा, और आज की तारीख में लगभग 5% क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बढ़ गई। कल तक यानी हमले से पहले वो तकरीबन $70 प्रति बैरल थी, आज वो $74.39 प्रति बैरल 74.39 बैरल प्रति डॉलर हो गई। प्रति बैरल डॉलर ये कीमत हो गई, यानी लगभग 5% का इजाफा हो गया। तो भारत के बाजार पर भी आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल का असर पड़ेगा। तो जो इकोनॉमी, जो रणनीति महाराष्ट्र चुनाव के लिए और झारखंड चुनाव से पहले बनानी थी, वो पहले राउंड में डिरेल दिखाई देने लगी। ये पहला सवाल आर्थिक तौर पर बड़ा मजबूत है, इसको थोड़ा समझना चाहिए। दूसरा सवाल भी इकोनॉमी से जुड़ा है। जिस लिहाज से कॉरपोरेट अभी तक दोनों हाथों से पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा था और पॉलिटिकल फंडिंग के जरिए राजनीतिक तौर पर बीजेपी जहां सत्ता नहीं भी आती है वहां भी सत्ता कैसे पा लेती है, यह सब कुछ उसकी आंखों के सामने रेंग रहा था। अब यह नया सवाल आकर खड़ा हो गया, अगर वो पैसा नहीं तो फिर कैसे चलेंगे, और वो पैसा कॉरपोरेट क्यों देगा जब उसे नजर आने लगा कि राज्य दर राज्य बीजेपी हारेगी। यानी कॉरपोरेट की पूंजी को लेकर भी एक संकट तो मंडराने लगा कि राजनीतिक तौर पर राज्य दर राज्य जो लाभ, और खास तौर से अब तो चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, और महाराष्ट्र में अगर बीजेपी हारती है तो वो कॉरपोरेट जिसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं, और टॉप मोस्ट 20 बड़े कॉरपोरेट के हेडक्वार्टर मुंबई में ही हैं। अगर दुनिया के दूसरे देशों को छोड़ दें तो अंबानी और अडानी भी मुंबई पर ही राज करना चाहते हैं, उनकी मौजूदगी वहीं पर रहना चाहती है, और वहां पर अगर सत्ता पलट गई किसी तरीके से, जो सत्ता बनाई गई वो फिर मुश्किल में डाल देगी। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, इस दौर में अब एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी समझ गए। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा यह कहकर खटखटा दिया एक बार फिर कि चुनाव चिन्ह घड़ी जो उनका था वो कैसे अजीत पवार की एनसीपी को दिया जा सकता है। अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होनी है, यानी जो फैसला इलेक्शन कमीशन से निकला, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट देता रहा और उसका कोई इंप्लीकेशंस रिजल्ट के तौर पर नजर नहीं आए, क्योंकि अगर पूरी सरकार को पलटना गैर कानूनी था, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया कि कैसे एकनाथ शिंदे कुर्सी पर बैठे हैं, तो अब इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है उन राजनीतिक मुद्दों को उठाकर भावनात्मक तौर पर अब बीजेपी की घेराबंदी और तेज होगी। इसकी शुरुआत शरद पवार ने आज कर डाली। यानी राजनीतिक मुद्दों की तर्ज पर जो बहुत बीते दिनों की बात बीजेपी मानती रही, वो दोबारा से सत्ता पर सामने आकर खड़े हो गए। यह तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा ज्यादा खतरनाक और भयावह है। इस दौर में इस देश की नौकरशाही, इस देश की जुडिशरी, तमाम सरकारी संस्थानों के साथ सरकार का जो पूरा रवैया अपने अनुकूल बनाने का रहा, उसको लेकर भी सवाल अब हर तरीके से इसलिए उठने लगे कि चुनावी जीत नहीं मिलेगी तब आप क्या करेंगे। सिर्फ दिल्ली का तख्त आपके पास हो और राज्य गंवाते चले जाएं तो फिर तो आप चारों तरफ से घिर जाएंगे और आप धराशायी हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या बचेगा, यह सवाल हर के सामने है। वो चाहे जुडिशरी हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। और पांचवा सवाल इस देश की मीडिया के भीतर भी अब रेंगने लगा है। उसे भी समझ में आ गया कि दरअसल यह खेल सरकार अपने अनुकूल करने के लिए खेलती है, और इसका खुले तौर पर सामने आना तो एनडीटीवी पर सीबीआई द्वारा उस एफआईआर की फाइल को ही बंद कर देना
और गुहार लगाना कि अब बंद कर दीजिए, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। उसने एक मैसेज नया कन्वे किया कि क्या वाकई सरकार जीतती रही। तो ऐसा नहीं था कि वो जीत रही थी, दरअसल जीतने के लिए उसने तमाम चीजों को अपने अनुकूल कर लिया था। और इस परिस्थिति में अब उनके साथ कौन खड़ा होगा। लेकिन एक प्रचारक की ट्रेनिंग यही होती है कि राजनीतिक तौर पर वो हमेशा सक्रिय रहे, अपने विचारधारा, जिसको राजनीतिक मुद्दों के तौर पर एजेंडा कहा जाता है, उस तौर पर वो सक्रिय रहे। लेकिन अगर राजनीतिक जीत चुनावी तौर पर नहीं मिल रही है, तब क्या होगा। यह सवाल बीजेपी से निकलते निकलते कांग्रेस के भीतर भी समा गया है। और कांग्रेस खुलकर अब बोलने से घबरा नहीं रही है कि देखिए 24 में तो आधा बिस्तर, हरियाणा इलेक्शन के बाद कुछ और बड़ा बिस्तर, और महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद पूरा बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा। सुन लीजिए। दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जून 4, 2024 को उनको पहला संकेत मिला कि आपका टाइम हो चुका है, जाने की तैयारी कीजिए। 8 अक्टूबर को दूसरा संकेत मिलेगा और उसके बाद तीसरा संकेत आप देखिएगा। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे जब आएंगे नवंबर के अंत तक, वो तीसरा और अंतिम संकेत होगा। तो क्या प्रधानमंत्री का बोरिया बिस्तर कांग्रेस जो सोच रही है वैसा ही सिमट जाएगा? थोड़ा सा संभा लग सकता है कि आखिर विकल्प क्या है, और राजनीतिक तौर पर क्या हरियाणा को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने हार मान ली है। क्योंकि 2-3 रैलियां उन्होंने की, उन रैलियों से भी समा बंधा नहीं। राजनीतिक तौर पर वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं, यानी कुमारी शैलजा को वो लाने के लिए बेचैन थे। लेकिन कुमारी शैलजा ने कह दिया, आज से नहीं, मेरे पिता का शव भी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गया था। और ध्यान दीजिएगा, अगर तो बीजेपी अपने चुनावी मैनिफेस्टो या अपने चुनावी जीत का रास्ता खुद के मुद्दे या खुद के उपलब्धियों के जरिए नहीं बना रही है। वो पूरे तरीके से कांग्रेस के नेता के द्वारा कही गई बात और उनसे निकले हुए मुद्दों का जिक्र कर रही है। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जो इस देश के भीतर में पेपर लीक की घटना हुई, उस पेपर लीक का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में जाकर करें। यानी उत्तर प्रदेश के भीतर छात्रों के आंदोलन की शक्ल आपने देखी, बिहार के भीतर देखी, पेपर लीक के दायरे में गुजरात भी आया, राजस्थान भी आया, महाराष्ट्र के भीतर भी यह सवाल रहा। लेकिन जब एक भी किले को बचाने के लिए क्या प्रधानमंत्री हरियाणा छोड़कर झारखंड निकल गए, और देश के गृहमंत्री अमित शाह इस दौर में हरियाणा को छोड़कर महाराष्ट्र में के भीतर अपनी गोलबंदी कर रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता नैतिक ताकत को ना खो दे। और नैतिक ताकत तो दूर की बात है, उस ताकत को ही ना खो दे जिसके आश्रय उन्हें बूथ मैनेजमेंट करना है, चुनाव प्रचार करना है। क्या ऐसी स्थिति आ चुकी है? और इन स्थितियों के पीछे का सच क्या इस देश के भीतर में सरकार चलाने के वो तौर तरीके हैं जो पहली बार लोग अगर समझ पा रहे हैं, और एक के बाद एक राज्य अगर गंवाने की परिस्थिति आ जाएगी, तो बीजेपी के भीतर बैठे हुए विधायक और सांसद, उनके सामने यह मुश्किल है कि बीजेपी की अपनी साख तो इस दौर में बीते 10 बरस में प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस और उनके चेहरे, उनके प्रचार करने के तौर तरीके, और दूसरी तरफ चुनावी बिसात बिछाने के लिए माहिर कहे जाने वाले अमित शाह के इर्द गिर्द ही रही। सब कुछ इन दो लोगों के इर्द गिर्द रहा, तो बीजेपी अपने तौर पर किन मुद्दों के आश्रय भविष्य में बढ़ेगी? और उन्हें तो जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ना है, जो भी बीजेपी के नेता, एमएलए, विधायक, सांसद जो भी हैं, उनके सामने यह मुश्किल तो होगी। तो क्यों नहीं इस दौर में कुछ नया देखा जाए? और नए देखने की प्रक्रिया का अनूठा सच बीजेपी के भीतर यह भी हो चला कि 50 से ज्यादा सांसदों की अपनी घेराबंदी इस दौर में योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी है, जो शायद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता को डिगा रही है, शायद बीजेपी की सत्ता को हिला रही है और हिलाते हुए संदेश दे रही है, आप एक भी किला तो बचा लीजिए। और इसीलिए क्या प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में जिक्र कर रहे हैं और युवाओं के भीतर गुस्से के साथ इस बात का एहसास कराना चाह रहे हैं कि देखिए, पेपर लीक तो यही हुआ और यही सब कुछ हुआ।
इस अंदाज को जरा देखिए। प्रदेश सरकार के संरक्षण में यहां पेपर लीक कराने वाले गिरोह चल रहे हैं। लाखों रुपए में एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। मेरे नौजवान मित्र आज बहुत बड़ी मात्रा में यहां आए हैं। पेपर लीक ने उनकी जिंदगी को तबाह करके रखा है। यानी प्रधानमंत्री का हरियाणा छोड़कर झारखंड चले जाना, इस दौर में कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट करने के लिए अमित शाह का महाराष्ट्र में लगातार घुमक्कड़ी करना, उन लोगों के बीच जाना, उनसे संवाद बनाना, यह मैसेज बहुत साफ तौर पर यह तो दिखलाता है कि हरियाणा में बीजेपी की हालत बहुत ही खस्ता है। लेकिन इसके पीछे के 4 कारणों को समझ लीजिए आज। पहला कारण तो यही है कि बीजेपी का कट्टर वोटर, वह भी क्या बीजेपी को वोट देने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी की पूरी रणनीति, राजनीति जो खामोशी में तब्दील हुई है या फिर एक मॉडरेट तौर पर खुद को रखना चाहती है, उसमें वह कट्टर समर्थक जिसे लगता था कि प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय इस देश को हिंदुत्व के रास्ते ले जाया जा सकता है और पता नहीं क्या क्या समेटा था, वो नाराज है। वो वोट देने को तैयार नहीं है। वो घर से निकलकर बीजेपी कैंडिडेट को वोट नहीं देगा। क्या यह मैसेज अब जा चुका है? यह पहली परिस्थिति खतरनाक है। दूसरी स्थिति, इस दौर में बीजेपी की जमीन बनाने वाला आरएसएस का स्वयंसेवक हो या मुद्दों के आश्रय बीजेपी आगे बढ़ने की अपनी कार्यकर्ताओं के जरिए जो सोच हो, दोनों चीजें एक झटके में या तो मंद हो गई या कुंद पड़ गई। मंद का मतलब है कि वो शांत हो गई, अब बैठ गई है, कुछ नहीं कर रही, और कुंद पड़ने का मतलब भी कमोवेश इसी से जुड़ा हुआ है कि अब उसके भीतर वो धार खत्म हो गई। तीसरी परिस्थिति, इस दौर में जो मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जरिए कॉरपोरेट को कमाई का रास्ता देने की सोच थी, उस कमाई के रास्ते में अगर राज्य दर राज्य गंवाने की परिस्थिति होगी तो फिर जो बीजेपी के ही नेता हैं उनकी भागीदारी इस दौर में एक झटके में चुनाव जीतने के बाद गायब हो गई। और अब वो सोच रहे हैं शायद पुराने दिन पुराने नेताओं के आश्रय लौट आए, क्योंकि इस दौर में सब कुछ केंद्रीकृत हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। यानी किसी के पास कुछ बचा ही नहीं, सबकी हथेली खाली। पैसा कोई कहीं से कमाए, पार्टी फंड में देना होगा, और पार्टी फंड पर कब्जा भी इस दौर में लोकतांत्रिक तरीके से नहीं है, वह भी चंद हाथों में सिमटा हुआ है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो बड़ौदा से चलता है या कहीं गुजरात से चलता है। और सब कुछ चूंकि गुजरात के व्यापारियों के हाथ में है, तो कोई भी प्रोजेक्ट चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर आए, चाहे हरियाणा में आ रहा हो इससे पहले, या महाराष्ट्र के भीतर उनकी पहल हो रही हो, गुजरात के व्यापारियों की पहुंच और पकड़ राजनीतिक तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का नाम लेकर काम कराने की परिस्थितियों ने बीजेपी के भीतर अंदरूनी तौर पर एक हलचल मचा रखी है। और उनके लिए यह सवाल है कि फिर उनका लाभ, उनका पैसा, उनका कैडर, उनका काम कहां मैटर करेगा। और अगर नहीं करेगा और सब कुछ अगर 1-2 लोगों के इर्द गिर्द रहेगा और गुजरात के आश्रय चलेगा, तो फिर वो चुनाव के भीतर कौन सी राजनीति करें, कैसी राजनीति करें। यह दरअसल इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता पाने के बाद की लूट की वह परिस्थितियां भी हैं और लोकतांत्रिक तरीके से पैसों का बंटवारा भी है। सब कुछ को अगर उन नेताओं के हाथ से छीन लिया गया तो यह बीजेपी के भीतर एक ऐसा शोर है जो अभी शोर की शक्ल में तब्दील हुआ नहीं है, लेकिन उसकी फुसफुसाहट में इतनी गर्माहट है जो डरा रही है मौजूदा दिल्ली की सत्ता से। हरियाणा का किला तो ढहा, महाराष्ट्र और झारखंड बचा लीजिएगा, क्योंकि इसी दौर में नए अध्यक्ष को भी आना है, और नया अध्यक्ष इन राज्यों को गंवाने के बाद
प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के इशारे पर चलने वाला हो, ऐसा तो संभव होगा नहीं। तो फिर किसकी हथेली खाली होगी और रास्ता कौन सा निकलेगा? लेकिन आखिरी बात समझ लीजिए, एक प्रचारक की ट्रेनिंग यही होती है, जीते चाहे हारे, आखिरी वक्त तक उन बातों को कहते चले जाना है जहां पर उन्हें लगता है ये हमारी विचारधारा है, पॉलिटिकल तौर पे ये हमारा एजेंडा है। और यही हो रहा है जो हरियाणा से गायब प्रधानमंत्री झारखंड में नजर आ रहे हैं और जो अमित शाह महाराष्ट्र के भीतर घूम रहे हैं। इन परिस्थितियों का आखिरी सच यही है, क्या वाकई किला ढह ढहा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।